वेलकम बच्चों। ये देखिए आ गया है टर्म 1 का सीबीएसई का सैंपल क्वेश्चन पेपर। पहला सैंपल क्वेश्चन पेपर आ गया है और ये हमको बता रहा है कि ये 90 मार्क्स का होगा पेपर और इसमें रहेंगे 3 सेक्शन। सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी। सेक्शन ए में रहेंगे 20 क्वेश्चंस एंड 16 क्वेश्चन आपको करने हैं सॉल्व। बी सेक्शन में भी होंगे 20 क्वेश्चन और उसमें से आपको 16 करना है सॉल्व। और सेक्शन सी में सबसे खतरनाक रहेंगे 10 क्वेश्चन जिसमें से सॉल्व करना होगा 8 को। तो तैयारी होनी चाहिए ऐसी कि हम कंफ्यूज हो जाएं कि 10 में कौन सा 8 करें। यह ना कंफ्यूज हो कि कौन सा 8 हमको आ रहा है, हमको सब आता हो। ऐसी तैयारी करनी, हमको सब आता हो। अभी भी सो रहे हो तो जग जाओ। देखो, एक चर्च के फादर ने पूछा कि बताओ चर्च की बेल क्यों बजती है। तो उनके एक शिष्य ने कहा कि सर, चर्च की घंटी इसलिए बजती है कि लोग उठ जाएं और समझ जाएं कि प्रेयर का टाइम हो गया है। तो उन्होंने कहा गलत। चर्च की घंटी कभी इतनी तेज बज ही नहीं सकती है कि वो सबको उठा दे। कुछ लोग कच्ची नींद में सोते हैं, थोड़ा सा शोर होने पर उठ जाते हैं, लेकिन कुछ लोग बड़ी गहरी नींद में सोते हैं, वो बेल के आवाज से नहीं उठ पाएंगे। तो बेल इसलिए बजती है कि जो कच्ची नींद में सोने वाले हैं वो उसकी आवाज सुनकर उठ जाएं कि प्रेयर का टाइम हो गया है, और साथ ही साथ उनको भी उठा दें जो गहरी नींद में सोते हैं, ताकि वो भी प्रेयर कर लें। तो आपको करना है फर्स्ट टर्म की तैयारी और आपको ये लगाना है पूरा सैंपल पेपर। और जो अभी भी सो रहे हैं, वेट कर रहे हैं यार कल लगा लेंगे, परसों लगा लेंगे, नरसों लगा लेंगे, अभी तो बहुत दिन बचे हैं, उनको जगाना है। आप कच्ची नींद में हो तो आप जग जाओ, और जो गहरी नींद में सो रहे हैं उनको जगा दो, बता दो कि फर्स्ट टर्म का सैंपल पेपर आ गया है हमारे सामने और अब टाइम आ गया जगने का और इस सैंपल पेपर को सॉल्व करने का। वैसे तो इस सैंपल पेपर को सॉल्व करने के लिए आपको सिर्फ मिलेंगे 90 मार्क्स। तो हम इसको 90 मार्क्स क्या 80 मार्क्स में सॉल्व करके दिखाएंगे, लेकिन अभी नहीं। अभी हमें बहुत अच्छे से आपको सारी चीजें एक्सप्लेन करानी है, तो हमें लगेगा ज्यादा टाइम। इसका दोगुना तिगुना टाइम लग सकता है, क्योंकि हमको आपको कॉन्सेप्ट बताना है अच्छे से। और आप जब लगाओगे तो आपको किसी को समझाना तो है नहीं, आपको तो खुद अपने लगाना है। तो जो काम हम करेंगे 2 घंटे में, उसको आप करेंगे 45 मिनट में, 60 मिनट में, 70 मिनट में, 80 मिनट में। तो हम लोग शुरू करने जा रहे हैं फर्स्ट टर्म का सैंपल पेपर का सॉल्यूशन। फर्स्ट पेपर हम लोग सॉल्व करेंगे। और देखिए, जो पहला क्वेश्चन है वो है, तो फ्रेंड्स ये है पहला क्वेश्चन, सैंपल पेपर का पहला क्वेश्चन। और पहला क्वेश्चन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से हमें क्या करना है, हमें वैल्यू पता लगानी है, इसकी वैल्यू कितनी होगी। वेरी इजी, फर्स्ट क्वेश्चन वेरी इजी। साइन π/3 माइनस साइन इनवर्स -1/2, इसका चाहिए सॉल्यूशन। तो सबसे पहली बात हम लोगों ने खाई है कसम कि साइन इनवर्स किसी भी इनवर्स के साथ हम माइनस को नहीं रहने देंगे। और फार्मूला है कि अगर साइन इनवर्स उसका रेसिप्रोकल कोसेक इनवर्स और टेन इनवर्स इनके साथ अगर होता है माइनस, तो वो माइनस निकल आता है बाहर। माइनस साइन इनवर्स एक्स माइनस कोसेक इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स एक्स। और हमने ये भी पढ़ा है
कि कॉस इनवर्स इसका रेसिप्रोकल यानी कि सेक इनवर्स और फिर कॉट इनवर्स इनके साथ जो होता है माइनस, वो माइनस भी निकलता है बाहर, लेकिन उस माइनस को लगता है डर। वो कहता है पहले बुलाओ पाई को तब निकलेंगे बाहर, पहले बुलाओ पाई को फिर निकलेंगे बाहर। तो ये आपने पढ़ा होगा इनवर्स पढ़ते समय। और देखिए अब हम इसी का यूज करेंगे यहां पर। क्या यूज करेंगे कि साइन इनवर्स के साथ है माइनस, तो वो माइनस निकलेगा बाहर, तो मिलेगा साइन पाई बाई 3 प्लस, जब ये माइनस निकलेगा बाहर तो माइनस माइनस मिलके हो जाएगा प्लस, बचा साइन इनवर्स 1/2। अब बताओ साइन कितने की वैल्यू 1/2 होती है? साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है, मीन्स π/6। या फिर इसको ऐसे लिख लो साइन π/3 प्लस, देखिए यहां पर आ चुका है प्लस π/6। π/3 मीन्स 60 डिग्री, π/6 मीन्स 30 डिग्री। 60 30 ऐड होगा क्या हो जाएगा 90, और साइन 90 की वैल्यू दुनिया जानती है होती है 1। तो इसका मतलब है कि जो ऑप्शन डी है वो है सही। फर्स्ट क्वेश्चन लास्ट ऑप्शन करेक्ट। अब बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों साथियों, ये है हमारा सैंपल पेपर टर्म 1 का सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन भी पढ़ लेते हैं। क्या है? द वैल्यू ऑफ k एंड k शुड बी लेस देन 0 फॉर विच द फंक्शन f डिफाइंड एज। फंक्शन f को टू टाइप से डिफाइन किया गया है। जब x की वैल्यू 0 नहीं है, यानी 0 से कम है थोड़ी या 0 से ज्यादा है थोड़ी, तो फंक्शन ये है। और अगर x की वैल्यू 0 है तो फंक्शन की वैल्यू है 1/2। ये कॉन्टिन्यूअस हो जाए x पे, उसके लिए इस k की क्या वैल्यू होनी चाहिए, इस k की क्या वैल्यू होनी चाहिए, ये हमको लगाना है पता। तो कैसे लगाया जाए पता? अगर हम सबसे पहले कहेंगे कि सिंस इट इज कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 पे कॉन्टिन्यूअस है, इसका मतलब है 0 पे लेफ्ट हैंड लिमिट, 0 पे राइट हैंड लिमिट और 0 पे फंक्शन की वैल्यू तीनों आपस में होंगी इक्वल। तो अगर हम 0 से कम रखेंगे तब भी यहां रखेंगे, और अगर 0 से ज्यादा रखेंगे राइट हैंड लिमिट के लिए तो भी यहीं रखेंगे। तो दोनों जब यहीं रखेंगे तो इन दोनों को लेने की जरूरत नहीं है, या तो सिर्फ राइट हैंड साइड ले लिया जाए या तो सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड ले लिया जाए। तो अब हम क्या करेंगे, राइट हैंड लिमिट के लिए h टेंड्स टू 0 करेंगे और फंक्शन में 0 से थोड़ा ज्यादा रख देंगे। देखिए 0 पर राइट हैंड लिमिट कैसे पता लगाते हैं? 0 पे राइट हैंड लिमिट निकालने का तरीका है कि फंक्शन में 0 से थोड़ा ज्यादा रख देंगे, और 0 पे फंक्शन की वैल्यू दी हुई है, 0 पे फंक्शन की वैल्यू दी है 1/2। तो अब हमको क्या करना है, 0 से ज्यादा रखना है, थोड़ा ज्यादा। तो हम कहां रखेंगे? ऊपर। तो ये हमारा हो गया फंक्शन 1 माइनस कॉस के एच बाई एच, क्योंकि 0 प्लस एच रखना है मीन्स एच रखना है, साइन एच इज इक्वल टू 1/2। बहुत पॉपुलर फार्मूला है, बहुत पॉपुलर फार्मूला है। अगर 1 में कॉस सब्ट्रैक्ट हो, जब 1 में कॉस सब्ट्रैक्ट हो तो लिख सकते हैं 2 साइन स्क्वायर, 2 साइन स्क्वायर एंगल का हाफ
मीन्स के एच बाई टू, और यहां पर क्या है एच और साइन एच इज इक्वल टू है 1/2। 1 में जब कॉस सब्ट्रैक्ट हो तो लिख सकते हैं 2 साइन स्क्वायर एंगल का हाफ। अब देखिए अभी h की वैल्यू 0 नहीं रख सकते क्योंकि वो डिनोमिनेटर को बना देगा 0। तो अब हम क्या करें, हमारे पास है 2 साइन के एच बाई 2, फिर साइन के एच बाई 2, और नीचे है एच साइन एच इज इक्वल टू 1/2। अब यहां पर आप ध्यान देंगे अगर साइन के साथ है के एच बाई 2 तो अपान में भी होना चाहिए के एच बाई 2, ताकि इनका लिमिटेशन हो जाए 1। जो चीज साइन के साथ है ऊपर अगर वही रहेगी नीचे तो लिमिटेशन हो जाएगा 1। फिर एक बार साइन के एच बाई 2 है तो के एच बाई 2 अगर ऊपर है तो नीचे भी होना चाहिए ताकि लिमिटेशन हो जाए 1। अब यहां पर है साइन एच तो अपान में भी होना चाहिए एच ताकि इसका लिमिटेशन हो जाए 1। अब देखिए आपने दो बार के एच बाई 2 से डिवाइड किया है तो दो बार के एच बाई 2 से करना पड़ेगा मल्टीप्लाई न्यूमिनेटर में, और चूंकि आपने डिनोमिनेटर को एस से डिवाइड किया था यहां पर एस से डिवाइड किए हैं इसलिए यहां मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा एस से। एस से डिवाइड किए हैं इसलिए एस से मल्टीप्लाई, और यहाँ के एच बाई 2 से डिवाइड किए हैं के एच बाई 2 से मल्टीप्लाई। तो इस तरह से ये दो एच से दो एच हो गया कैंसिल, और ये जो हमने मार्क किया है अलग से इसका लिमिटेशन 1, क्योंकि ये फार्मूला है जो चीज साइन के साथ है ऊपर अगर वही चीज है नीचे तो लिमिटेशन हो जाएगा 1। तो ये 1 ये 1 ये 1 क्या क्या बचा, बचा 2 और बचा के बाई 2 और ये इक्वल टू है 1/2 के, ये इक्वल टू है 1/2 के। तो एक 2 यहां से कैंसिल एक 2 यहां से कैंसिल, तो के स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो गई 1, यानी के की वैल्यू हो गई ±1। 1 का स्क्वायर रूट +-1, तो के की वैल्यू हो सकती है +-1। देखिए ऑप्शन हमने नहीं लिखा, ऑप्शन है पहला +-1 और दूसरा ऑप्शन है बी -1 और तीसरा ऑप्शन है +-1/2 और चौथा ऑप्शन है 1/2। तो देखिए ये जो +-1 आया है, +1 भी ठीक है -1 भी ठीक है, बट क्वेश्चन में कह रहा है कि के शुड बी लेस देन 0। के जो है वो 0 से लेस होना चाहिए यानी निगेटिव होना चाहिए। तो सिंस के इज लेस देन 0 है इसलिए पॉजिटिव वैल्यू तो हम छोड़ देंगे। तो जब +1 को छोड़ देंगे तो के की वैल्यू आएगी -1, मीन्स ये जो बी ऑप्शन है वो सही है। क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन नंबर 2 इज राइट। -1 पे हमको लगा देना है टिक, और बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन की ओर। तो ये देखिए ये है थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन है इफ ए इज अ मैट्रिक्स जिसके एलिमेंट को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं ए आई जे से। ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है ऑफ ऑर्डर 2 सच दैट ए आई जे जो एलिमेंट है
वो दो ही चीजें हो सकती हैं, या तो वो 1 होगा या तो वो 0 होगा। कब एलिमेंट 1 होगा? व्हेन I इज नॉट इक्वल टू j। और कब एलिमेंट 0 होगा? व्हेन I इक्वल टू j। तो हमें बनाना है 2 इंटू 2 का मैट्रिक्स, लेकिन पता लगाना है ए स्क्वायर, फाइंड करना है। देखिए देन ए स्क्वायर कितना होगा? तो पहले हम बनाते ए क्या होता है बच्चों? ए होता है A11, A12, A21, A22। ये होता है 2 इंटू 2 का मैट्रिक्स। तो जब I और J दोनों 1 1 है, मतलब I और J इक्वल है, तो जब I और J इक्वल है तो इस एलिमेंट की वैल्यू होगी 0। और अगर यहां भी इक्वल है तो यहां भी वैल्यू होगी 0, और बाकी दोनों जगह वैल्यू होगी 1, क्योंकि ऐसा गिवन है क्वेश्चन में कि जब I और J इक्वल ना हो तो वैल्यू होगी 1। अब हमें फाइंड आउट करना है ए स्क्वायर मीन्स ए का 2 बार मल्टीप्लाई। ए स्क्वायर मीन्स ए का मल्टीप्लाई करना है 2 टाइम्स। तो मल्टीप्लाई कैसे होगा? मल्टीप्लाई ऐसे होगा कि अगर यहां पर 2 कॉलम दिख रहे हैं तो इसको हम लोग 2 बार लिख लेंगे। फर्स्ट टाइम थोड़ा दूर, सेकेंड टाइम। अब इसको देखने की जरूरत नहीं, 2 कॉलम है तो इसको 2 टाइम्स लिख लेंगे। अब इसको देखने की जरूरत नहीं है। अब पहला कॉलम ले लीजिए, 0 को एडजस्ट कर दीजिए इनके साथ, और 1 को एडजस्ट कर दीजिए, इस वाले 1 को इनके साथ, और इनको कर देना है प्लस। फिर ये आप ले लेंगे सेकंड कॉलम, 1 को एडजस्ट कर देंगे पहले कॉलम के साथ, और 0 को एडजस्ट कर देंगे दूसरे कॉलम के साथ, और इनको कर देना है प्लस। तो ये 0, ये 1, ये 0, ये भी 0, ये आपका 0 और ये भी 0, और ये आपका 1 और ये 0, मीन्स 1 0 0 1, 1 0 0 1 मीन्स डी विकल्प, डी ऑप्शन इज करेक्ट। तो ये क्वेश्चन था बहुत सिंपल सा, डी ऑप्शन करेक्ट है। वेरी सून हम लोग पहुंच गए क्वेश्चन नंबर 4 पे। तो ये है क्वेश्चन नंबर 4, वेरी सिंपल। इसमें क्या कहा जा रहा है? वैल्यू ऑफ के की वैल्यू आपको फाइंड करनी है, फॉर विच एक मैट्रिक्स है 2 इंटू 2 का, इज अ सिंगुलर मैट्रिक्स। सिंगुलर मैट्रिक्स का मतलब क्या है? सिंगुलर मैट्रिक्स का मतलब है कि इसका इनवर्स पॉसिबल हो, और इनवर्स तभी पॉसिबल होता है फॉर सिंगुलर मैट्रिक्स। इनवर्स तभी पॉसिबल होता है जब इन एलिमेंट से बने डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 हो। तो इन एलिमेंट से आप बना लो डिटर्मिनेंट, जिन एलिमेंट से बना है मैट्रिक्स उन एलिमेंट से बना लेंगे डिटर्मिनेंट, और सिंगुलर होने के लिए इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू होनी चाहिए 0, और 2 इंटू 2 डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकलती है क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से तो इनका इंटू 2k स्क्वायर माइनस, अपने तरफ से माइनस लगा देते हैं, इनका इंटू 32 इक्वल टू 0, 2k स्क्वायर इक्वल टू 32, k स्क्वायर इक्वल टू 16 एंड k इक्वल टू प्लस माइनस 4, मीन्स ऑप्शन सी इज करेक्ट। k की वैल्यू +4 भी हो सकती है और -4 भी। तो ये था क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5th क्वेश्चन लिया गया है इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग से, और ये क्वेश्चन है फाइंड द इंटरवल। इंटरवल पता लगाओ इन विच
ये जो फंक्शन गिवन है वो होना चाहिए स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। तो आप पढ़े हैं इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, आपको पता होगा कि फॉर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कंडीशन है कि जो डिफरेंशिएशन होना चाहिए वो होना चाहिए मोर देन जीरो, नॉट इक्वल टू जीरो, ओनली मोर देन जीरो। तो हमें क्या करना है, हमें पहले करना होगा डिफरेंशिएशन, करना होगा डिफरेंशिएशन। तो हम करेंगे डिफरेंशिएशन और ये हो जाएगा 2x माइनस 4। फिर हम कहेंगे फॉर क्रिटिकल पॉइंट, क्रिटिकल पॉइंट का पता लगाने के लिए हम लोग, या क्रिटिकल पॉइंट यहां पर वैसे जरूरी भी नहीं है, इसको ऐसे ही कर सकते हैं फॉर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, SI, फॉर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग जो डिफरेंशिएशन है शुड बी ग्रेटर देन जीरो। तो 2x माइनस 4 should be greater than 0, 2x should be greater than 4, x should be greater than 2। यानी कि 2 से ग्रेटर जितनी भी वैल्यू है वो सब हमारे फेवर में है। 2 से ग्रेटर, 2 से बढ़ते जाओ बढ़ते जाओ बढ़ते जाओ, कहां तक पहुंच जाओगे पता नहीं कहां तक पहुंचोगे, तो चलो उसको कह दिया जाए इंफिनिटी। तो यहां पर लगेगा स्मॉल ब्रैकेट, इंफिनिटी ने तो कसम खाई है कि स्मॉल ब्रैकेट ही रहेगा मेरे साथ, और 2 के तरफ भी स्मॉल ब्रैकेट रहेगा, बिकॉज यहां पर इक्वल टू का साइन नहीं है। अगर यहां पर इक्वल टू का साइन होता तो इधर हम लगाते स्क्वायर ब्रैकेट। इसका मतलब है कि जो ऑप्शन बी है, ऑप्शन बी इज करेक्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 5। तो दोस्तों ये है क्वेश्चन नंबर 6, और क्वेश्चन नंबर 6 क्या है पढ़ते हैं पहले। गिवन दैट ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स, थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में लिख दिए, ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स मीन्स 2 इंटू 2 का या 3 इंटू 3 का या 4 इंटू 4 का स्क्वायर मैट्रिक्स है, जितने रो उतने कॉलम, ऑफ ऑर्डर 3, ऑर्डर भी दे दिया 3, 3 रो 3 कॉलम, और ए के डिटर्मिनेंट की वैल्यू है -4। तो ए के एडजॉइंट, देखिए ये एक प्रॉपर्टी है, ये फार्मूला आप पढ़े होंगे जब आप पढ़ रहे होंगे एडजॉइंट वगैरह, तो आपने फार्मूला पढ़ा होगा, आपको फार्मूला बताया गया होगा कि फॉर n इंटू n मैट्रिक्स ए, अगर n गुणे n मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स है ए, जिसका ऑर्डर है n इंटू n, ये हो सकता है 2 इंटू 2, 3 इंटू 3, 4 इंटू 4, तो इसके लिए एक फार्मूला है कि एडजॉइंट ए, यहां लिख देते हैं नीचे, एडजॉइंट ए के डिटर्मिनेंट की वैल्यू होगी, जो ए के डिटर्मिनेंट की वैल्यू है उस पे पावर n-1। इट्स अ फार्मूला, ये एक फार्मूला है जो आपको लर्न रखना है, और बिल्कुल फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन दे दिया। ए के डिटर्मिनेंट की वैल्यू कितनी है, ए के डिटर्मिनेंट की वैल्यू है -4, और n की वैल्यू यहां पर क्या रखेंगे, अगर ऑर्डर 3 है यानी 3 इंटू 3 मैट्रिक्स है, तो हमें n की जगह रखना है 3, इस पे पावर होगा 3 -1 मतलब, तो -4 पे पावर 2 मीन 16। 16 इज द आंसर, क्वेश्चन 6 का आंसर है 16। तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर कौन सा 7th, ये है 7th क्वेश्चन, जो कुछ इस तरह से है। द रिलेशन आर यहां रियल नंबर नहीं है, आर यहां है रिलेशन। द रिलेशन आर इज सेट ए 1 2 3 इज डिफाइंड एज, देखिए रिलेशन है 1 का 1 से, 1 का 2 से, 2 का 2 से, 3 का 3 से।
विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर्ड पेयर शैल बी रिमूव, कौन सा ऑर्डर्ड पेयर रिमूव कर देना चाहिए, हटा देना चाहिए इसमें से, टू मेक इट एन इक्विवेलेंट रिलेशन, इक्विवेलेंट रिलेशन के लिए इसमें से कौन सा ऑर्डर्ड पेयर सुटेबल नहीं है, किसको हटा दें, तो ये बन जाएगा इक्विवेलेंट रिलेशन। अब देखिए आपका जो रिलेशन है उसमें 4 ऑर्डर्ड पेयर हैं, इन 4 में से आप उसे हटाना चाहते हैं ताकि ये जो रिलेशन है वो बन जाए इक्विवेलेंट रिलेशन। तो अब देखिए क्या करना होगा। इक्विवेलेंट रिलेशन होने के लिए सबसे पहली बात रिफ्लेक्सिव होना चाहिए। तो 1 1 जरूरी है, 2 2 जरूरी है, 3 3 जरूरी है। उसके बाद ये होना चाहिए सिमेट्रिक, और सिमेट्रिक होने के लिए जो भी यहां पर ऑर्डर्ड पेयर में एलिमेंट है उनका रिवर्स भी होना चाहिए। तो 1 1 को रिवर्स करेंगे तब भी 1 1, इसको रिवर्स करेंगे, इसको रिवर्स करेंगे, यही आएगा। और ये तो है ही इसमें, बट ये 1 2 इसमें है लेकिन 2 1 नहीं है। इसमें 1 2 है लेकिन 2 1 नहीं है। तो अगर ये रहा तो ये रिलेशन सिमेट्रिक नहीं हो पाएगा। अगर ये 1 2 है तो साथ में 2 1 भी होना चाहिए। अगर 1 2 है तो 2 1 भी होना चाहिए। 2 1 अगर नहीं है तो ये सिमेट्रिक नहीं हो पाएगा, और अगर ये सिमेट्रिक नहीं हो पाया तो ये इक्विवेलेंट रिलेशन कैसे हो पाएगा। इसका मतलब है किसे रिमूव कर देना चाहिए, 1 2 को, यानी कि जो ऑप्शन बी है वो करेक्ट है। अगर ये रहेगा तो ये सिमेट्रिक नहीं हो पाएगा, और अगर सिमेट्रिक ही नहीं होगा तो फिर इक्विवेलेंट रिलेशन कैसे होगा। तो 1 2 को करना है रिमूव। तो ये है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है 2 into 2 का एक मैट्रिक्स इस मैट्रिक्स के इक्वल है। तो हमें पता लगाना है, फाइंड आउट करना है वैल्यू a प्लस बी माइनस सी प्लस 2b की। तो हमें इन्हें सॉल्व करके, ये एक इक्वेशन है, इनको सॉल्व करके ए बी और सी डी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सबसे पहले जब सेपरेटली ये अलग अलग पता चल जाएंगे तब ये वैल्यू यहां पर पुट करके देखना है कि क्या हमको लास्ट आंसर मिल रहा है। अब जो ये दिया हुआ है 2 मैट्रिक्स इक्वल, उसमें ये ए बी वाले को एक साथ लिखा जाए। A11 के इक्वल होगा और A12 के इक्वल होगा। इन्हें हमें करना है आपस में सॉल्व। बहुत फास्ट आप सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इसको सॉल्व करने में। आप ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो 2a माइनस 4b इक्वल टू -6, उसी के नीचे इसको लिख दें और दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दें तो a कैंसिल हो जाएगा और यहां बचेगा -5b इज इक्वल टू -10, मीन्स b की वैल्यू 2। अगर हम इस इक्वेशन में b की वैल्यू 2 रखेंगे, 2 2 जा 4, तो हमें a की वैल्यू मिलेगी 4 - 3 मीन्स 1। फिर हम क्या करेंगे, CD वाला ये इक्वेशन और ये इसके इक्वल होगा ना, A21 के इक्वल होगा 4c + 3d इक्वल टू 24।
इसे सॉल्व करने के लिए आपका मन करे एलिमिनेट कीजिए, यहां 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अगर आप इसमें 3 से मल्टीप्लाई करके यहां लिख देते हैं तो ये हो जाएगा 15c माइनस 3d इक्वल टू 33। और अब अगर इनको करते हैं ऐड तो ये होगा 19c और ये होगा 75। मीन्स c की वैल्यू आपको मिलेगी 3, क्योंकि 19 का टेबल सबको होना चाहिए लर्न, और 19 3 होता है 57। अब हम c की वैल्यू यहां पुट करेंगे 5 इंटू 3 माइनस डी इक्वल टू 11। मीन्स 15 माइनस 11 इक्वल टू डी। डी की वैल्यू होगी 4, यानी ए की वैल्यू 1, बी 2, सी 3, डी 4। एकदम सीक्वेंस में आ गया ये तो 1 2 3 4। तो ये +3 -3 कैंसिल हो गया और 4 2 जा 8। द आंसर इज 8। ऑप्शन ए इज करेक्ट। तो ये है क्वेश्चन नंबर 9। 9th क्वेश्चन होश उड़ाने वाला है। द पॉइंट एट विच, ऐसा पॉइंट पता लगाओ एट विच द नॉर्मल टू द कर्व, ये कर्व है x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है। तो वो पॉइंट पता लगाओ। ये नहीं हो सकता कब, क्योंकि इसमें x की वैल्यू माइनस में भी दे दी गई है, ये भी नहीं हो सकता। इन्हीं दोनों में से कोई सही होना चाहिए। अभी तो गेस यही है। अच्छा, ये भी माइनस में दे दिया होता तो ये सही हो जाता, ये माइनस में दे दिया होता ये सही हो जाता। लगाते नहीं इस क्वेश्चन को, लेकिन ऐसा नहीं होगा। तो जो नॉर्मल की बात हो रही है वो इस लाइन पे होना चाहिए परपेंडिकुलर। तो अगर वो नॉर्मल इस पॉइंट पे परपेंडिकुलर है तो इसका स्लोप माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपान कोफिशिएंट ऑफ y, और नॉर्मल की स्लोप दोनों का प्रोडक्ट होना चाहिए -1, यानी स्लोप ऑफ नॉर्मल होना चाहिए -4/3। अब हम क्या करेंगे, जब पॉइंट पता लगाना है तो हम पॉइंट को सपोज कर लेंगे h के, और पहला काम ये पॉइंट इसी कर्व पे होगा, ये पॉइंट इसी कर्व पे होगा, तो इस कर्व के इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। यानी कि हम y की जगह रख सकते हैं k और x की जगह रख सकते हैं h। ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। अब अगर एक और इक्वेशन बन जाता तो दोनों को आपस में सॉल्व करके h और k की वैल्यू फाइंड कर लेते। तो एक और इक्वेशन की करनी है तलाश, और ये हमारा सर्च कब होगा पूरा, जब हम करेंगे कर्व का डिफरेंशिएशन। तो y इक्वल टू x प्लस 1/x, तो dy/dx हो गया। दोनों बहुत पॉपुलर है। x का डिफरेंशिएशन होता है 1 और 1/x का होता है -1/x²। अब इस डिफरेंशिएशन को हम लोग फाइंड आउट करेंगे h के पे, यानी हमें x की जगह रखना है h, और y तो है नहीं, अगर होता तो उसकी जगह रखते k। ये जो आया है h² माइनस 1/h², ये dy/dx है, यानी कि ये स्लोप है नॉर्मल का नहीं, ये स्लोप है टेंजेंट का। तो इसको हम रेसिप्रोकल करके साइन चेंज कर देंगे, तो हमें मिलेगा स्लोप ऑफ नॉर्मल। क्या क्या करना है, इसको रेसिप्रोकल भी करना है और साइन भी चेंज कर देना है। अब स्लोप ऑफ नॉर्मल की जगह हम लिख सकते हैं -4/3,
माइनस माइनस हो गया कैंसिल, क्रॉस मल्टीप्लाई, यानी कि 3h² इक्वल टू 4h² माइनस 4, तो 4 इक्वल टू h², तो h इक्वल टू होगा +-2। हमें पता है, ये देखिए ये जो h है वो एक्चुअल में x है, x की वैल्यू है क्योंकि ये x कोऑर्डिनेट है, ये जो h है, और हमें पता है कि x इज ग्रेटर देन 0, यानी कि जो h की वैल्यू आई है -2, उसको छोड़ो -2 को, तो h की वैल्यू हो गई 2। और अगर हम इक्वेशन 1 में h की वैल्यू रखेंगे 2, तो 2 + 1/2 मीन्स 5/2, यानी कि जो फर्स्ट वाला ऑप्शन है वो है करेक्ट। पहले ऑप्शन पे लग जाएगा टिक और हम लोग बढ़ जाएंगे आगे। क्वेश्चन नंबर 10 वेरी सिंपल। पिछला क्वेश्चन तो थोड़ा सा झटका दिया था, बट ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है भाई। साइन tan इनवर्स x है, मॉड x लेस देन 1 है, तो ये किसके इक्वल होगा? साइन के बगल में क्या कर रहा है? tan इनवर्स। ये बहुत बुरी बात है भाई, साइन के बगल में tan इनवर्स नहीं, साइन के बगल में होना चाहिए साइन इनवर्स, क्योंकि अगर साइन और साइन इनवर्स रहेंगे एक साथ तो दोनों हट जाएंगे, दोनों एक दूसरे के दुश्मन होते हैं, एक दूसरे को मार काट के हटा देते हैं। तो साइन के बगल में होना चाहिए साइन इनवर्स, tan इनवर्स के साथ क्या है? x। तो हम लोग करेंगे पाइथागोरस थ्योरम का यूज, क्योंकि tan होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो हाइपोटेन्यूज होगा रूट में, दोनों का स्क्वायर करके ऐड कर देंगे, हाइपोटेन्यूज निकल गया। अब इस tan इनवर्स से कहिए जाए अपने घर, क्योंकि हमें यहां पर बैठाना है साइन इनवर्स को, और साइन इनवर्स होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, मींस x अपॉन रूट में x² + 1। साइन इनवर्स साइन एक साथ है, हट गए, तो x/रूट में x² + 1 ये बच गया, यानी कि जो ऑप्शन डी है वो हो गया करेक्ट। तो क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर है डी। तो एक और मजेदार क्वेश्चन जो कुछ लोगों को दे सकता है झटका। लेट द रिलेशन आर इन द सेट a इज इक्वल टू x बिलोंग्स टू इंटीजर सच दैट x जो है वो 0 से के इक्वल है या ग्रेटर है, और 12 तक है टोटल। बहुत ज्यादा है भाई। a है 0 से लगाए ये तो पूरी गिनती याद करा देगा। अरे कुछ छूटा तो नहीं? बहुत समय हो गए हैं, 1 2 3 4 पढ़े नहीं, अब कुछ छूटा नहीं। तो 0 से लगाए 12 तक है भाई। इधर भी इक्वल टू का साइन, इधर भी इक्वल टू का साइन, दोनों साइड में इक्वल टू का साइन, तो 0 इंक्लूड है, 12 इंक्लूड है। अब देखिए करना क्या, ध्यान से पढ़िए। आपको ऐसा रिलेशन बनाना है कि उसमें होना चाहिए ऑर्डर्ड पेयर में ए और बी, मतलब दो चीजें होनी चाहिए। दोनों नंबर आपको इसी में से सिलेक्ट करना है। अगर हमने कह दिया 0 से 12, तो आप समझिए इस पूरे यूनिवर्स में केवल 0 से 12 तक ही नंबर होते हैं, उसके बाद तो कोई नंबर होता ही नहीं है, 0 के पहले कोई नंबर होता ही नहीं है। आपको जो भी कुछ सोचना है इन्हीं में रह के सोचना है, यही आपकी पूरी दुनिया है। तो 0 से लगाए 12 तक में ऐसे दो नंबर चूज करो कि जब दोनों को माइनस करके मॉड निकालें, मॉड्यूलस निकालें, तो वो मल्टीपल होना चाहिए 4 का। तो बहुत सारा चूज कर सकते हो, 0 और 12, 12 और 0, 0 और 4, 4 और 0,
2 और 6, 6 और 2, बहुत सारे सेलेक्ट कर सकते हो, बहुत ज्यादा बड़ा होने वाला है, लेकिन हम लोग इतना करेंगे नहीं, आगे पढ़ते हैं, देखा जाए क्या है। देन ये जो 1 है, द इक्विवेलेंस क्लास कंटेनिंग 1 इज, अब देखो आर तो बहुत सारे बन सकते हैं, रिलेशन तो बहुत सारे बन सकते हैं, लेकिन हमें वही रिलेशन लेना है जिसमें कंटेनिंग 1 है, यानी कि एक कंडीशन में दूसरा कंडीशन जुड़ गया। पहले कंडीशन केवल इतना था कि दोनों को माइनस करके मॉड्यूलस निकालने पर, मॉड फाइंड करने पर 4 का मल्टीपल होना चाहिए, लेकिन अब एक और कंडीशन जुड़ गया, उसमें 1 जरूर होना चाहिए। तो देखो भाई, आर जो होगा, अगर 1 को लेना ही लेना है तो 1 के साथ बहुत ज्यादा चीजों को नहीं ले सकते हैं। 1 के साथ ले सकते हैं 5 को, या फिर 1 के साथ ले सकते हैं 9 को, क्योंकि 1 और 5 माइनस होगा तो आएगा -4, उसका मॉड निकालेंगे तो हो जाएगा 4 मॉड, इसलिए वैसे तो -4 भी 4 से डिवाइड है, डिविजिबल है, वैसे तो -4 भी अगर आता तो कोई उसमें बुराई नहीं है, वो 4 से डिविजिबल है। लेकिन भाई साहब -4 होता क्या है, क्या होता है -4? इस पूरे यूनिवर्स में -4 तो है ही नहीं, क्योंकि ये पूरा यूनिवर्स तो सिमट गया है 0 से लगाए 12 तक में, इसलिए यहां पर क्या दे दिया गया है, मॉड्यूलस, ताकि -4 आए तो आप ये ना कहे -4 -4 -4, कहां होता है -4? यहां तो केवल 0 से लगाए 12 तक है, तो यहां पर दे दिया गया मॉड्यूलस। अगर मॉड्यूलस नहीं भी होता तो -4 तो 4 से डिविजिबल होता ही है, बस ये होता कि वो इस सेट से बाहर की चीज हो जाती, दूसरे दुनिया की चीज हो जाती, इसी दुनिया में रहना है, इसलिए यहां पर दे दिया गया है मॉड। तो 1 5, मतलब आपको 2 और 6 नहीं ले सकते हो, 2 और 6 लोगे तो माइनस करके मॉड्यूलस निकालोगे तो 4 आएगा, 4 तो 4 से डिविजिबल ही है, लेकिन नहीं ले सकते हो ना 2 और 6, क्योंकि 1 को लेना जरूरी है। अब चाहे 1 5 लो या 1 9, या 5 1 ले लो, बाद में 1 रखो, या पहले 1 को रखना है, 1 हीरो है, 9 1, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन में कहा गया है कि कंटेन करना चाहिए 1 को। अब 1 के साथ और क्या बना सकते हो, 7 बनाओगे नहीं, माइनस करने पर 4 से डिविजिबल नहीं आएगा। 1 के साथ 12 क्रॉस 11 क्रॉस 10 क्रॉस टिक क्रॉस 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 टिक क्रॉस क्रॉस क्रॉस, और अगर 1 के साथ 1 को ही ले लेते हो तब भी ठीक है, 1 के साथ 1 को ले लेते हो तब भी ठीक है। कैसे ठीक है, 0 आएगा, और 0 का मॉड 0, और 0 4 से का मल्टीपल है कि नहीं, बिल्कुल है, 0 4 से डिविजिबल होता है। तो अब आपको क्या पता चला कि ए क्या होना चाहिए, ए होना चाहिए, मतलब ए में से क्या है कि इक्विवेलेंट हो जाए, तो ये बाकी हटा दीजिए, 0 हटा दीजिए, बाकी हटा दीजिए, केवल आपका बच गया 1, किस पे टिक लगा है, 1 5 9, तो 1 5 9 होना चाहिए आपका आंसर, यानी कि पहला वाला ऑप्शन सही है, सही है, सही है। तो क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 लगाना है भाई, ई पे पावर एक्स प्लस ई पे पावर वाई इक्वल टू ई पे पावर एक्स प्लस वाई। यार ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, किसी भी बुक को खोल लो एकेडमिक लेवल, ये क्वेश्चन ना मिले तो कहना, ये बड़ा पॉपुलर क्वेश्चन है। और देखिए जब आपको देना है एमसीक्यू, जब आपको ऑप्शनल क्वेश्चन लगाने हैं, तो भाई जो बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है उनको, उनका आंसर जो क्वेश्चन में प्रूव करने के लिए आता है, बुक में जो प्रूव दैट लिखा है और बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है, उसको लर्न करना होगा, एज अ फार्मूला लर्न करना होगा, क्योंकि बहुत से ऐसे क्वेश्चन हैं जो आप लगाओगे तो बहुत ज्यादा आपका टाइम ले लेंगे। इस क्वेश्चन का आंसर ये होगा, क्योंकि आप एनसीईआरटी बुक में देखो और बुक में देखो
ये क्वेश्चन प्रूव करने के लिए आता है और इतना प्रूव करने के लिए आता है। कोई भी एकेडमिक लेवल पे पढ़ाता है तो ये क्वेश्चन जरूर लगवाता है। तो अगर आपको याद है तब तो बड़ी अच्छी बात है और आप इस पे टिक लगा देंगे। अगर आपको नहीं ये याद है तो आपको लगाना पड़ेगा, और लगाना है तो लगाना है, फिर डर किस बात का। ई पे पावर एक्स का डिफरेंशिएशन होता है ई पे पावर एक्स, डिफरेंशिएशन फाइंड करना है। ई पे पावर वाई का होगा ई पे पावर वाई डी वाई बाई डी एक्स। ई पे पावर एक्स वाला पहले फार्मूला लगेगा, फिर हम ई को छुपा लेंगे तो दिखेगा 1 प्लस वाई, अरे एक्स प्लस वाई, सॉरी एक्स प्लस वाई, एक्स का डिफरेंशिएशन 1 और वाई का होता है डी वाई बाई डी एक्स। अब हमें क्या करना होगा, अब हमें डी वाई बाई डी एक्स को लाना है एक साइड में। तो पहले ये ब्रैकेट ओपन तो करें, और अब अगर डी वाई बाई डी एक्स वालों को हम लाएंगे एक साइड में और कॉमन ले लेंगे तो यहां बचेगा ई पे पावर वाई, और ये इधर आया है माइनस ई पे पावर एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू हो जाएगा ई पे पावर एक्स प्लस वाई माइनस ई पे पावर एक्स। अब देखो डी वाई बाई डी एक्स आ गया ई पे पावर एक्स प्लस वाई माइनस ई पे पावर एक्स अपान ई पे पावर वाई माइनस ई पे पावर एक्स प्लस वाई। अब जरा देखो अपने इक्वेशन को और बताओ, ई पे पावर एक्स प्लस वाई माइनस ई पे पावर एक्स की जगह क्या लिख सकते हैं, ई पे पावर एक्स प्लस वाई माइनस ई पे पावर एक्स की जगह लिख सकते हैं ई पे पावर वाई। और ये भी लगे हाथ बता दो कि ई पे पावर वाई माइनस ई पे पावर एक्स प्लस वाई की जगह क्या लिख सकते हैं, तो ई पे पावर वाई माइनस ई पे पावर एक्स प्लस वाई की जगह लिख सकते हैं माइनस ई पे पावर एक्स। तो ये हो गया, माइनस तो नोट कर दिया जाए, अगर बेस सेम हो तो डिवाइड करने पर पावर सब्ट्रैक्ट होते हैं, तो ई पे पावर हो जाएगा वाई माइनस एक्स। यही तब से चिल्ला रहे हैं कि सी वाला ऑप्शन होगा सही। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 क्या है भाई, क्वेश्चन नंबर 13 है गिवन दैट मैट्रिसेज ए एंड बी, दो मैट्रिसेज दिया है ए और बी, आर ऑफ ऑर्डर 3 इंटू एन। ये देखिए मैट्रिक्स ए का ऑर्डर है 3 इंटू एन और मैट्रिक्स बी का ऑर्डर है m इंटू 5। तो कहा जा रहा है कि देन द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स सी इक्वल टू 5a प्लस 3b। तो 5a प्लस 3b, अच्छा ये बात है, a में 5 का मल्टीप्लाई किए और b में 3 का मल्टीप्लाई किए, दोनों ऐड भी हो गए। अरे हम जानते हैं भाई, जानते हैं कि दो मैट्रिक्स तभी ऐड हो सकते हैं जब उनके ऑर्डर सेम हो। तो अगर ये है 3 इंटू समथिंग तो ये भी होना चाहिए 3 इंटू समथिंग, यानी कि ये 3m के इक्वल होना चाहिए। और अगर ये है समथिंग इंटू 5 तो ये भी होना चाहिए समथिंग इंटू 5, यानी कि n की वैल्यू इक्वल होनी चाहिए किसके 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 5 के। तो इसका मतलब है कि a होगा 3 इंटू 5 का और b होगा 3 इंटू 5 का, दोनों के ऑर्डर सेम होंगे। अगर ये ऐड होने वाले हैं, अगर ये ऐड हो सकते हैं, इनका एडिशन पॉसिबल है, तो दोनों के ऑर्डर होने चाहिए सेम, दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए। तो अगर ये इसका ऑर्डर है 3 इंटू समथिंग तो इसका भी ऑर्डर होना चाहिए 3 इंटू समथिंग, यानी कि m की वैल्यू कितनी हो गई 3। और अगर इसका ऑर्डर है समथिंग इंटू 5 तो इसका भी ऑर्डर होना चाहिए समथिंग इंटू 5, यानी n की वैल्यू कितनी होनी चाहिए 5।
यानी कि ए का ऑर्डर 3 × 5, बी का ऑर्डर 3 × 5। तो जब ए में करोगे 5 से इंटू, बी में करोगे 3 से इंटू, दोनों को ऐड करोगे तब भी तो सेम ऑर्डर की ही चीज मिलेगी ना यार। तो जो मिलेगा उसका ऑर्डर भी होगा 3 × 5। और एम और एन इक्वल नहीं है भाई, एम की वैल्यू तो 3 है, एन की वैल्यू तो 5 है। ये बढ़ा के इस ऑप्शन को कर दिया है कबाड़ा, तो ये वाला ऑप्शन हो जाएगा ठीक। 3 × 5 पे लगाना है ठीक, 3 × 5 है रियल आंसर। क्वेश्चन नंबर 14, एक फंक्शन है, कॉस है उसमें, साइन है उसमें, और पता लगाना है डबल डिफरेंशिएशन। बहुत आसान, बहुत आसान, बहुत आसान। डिफरेंशिएशन ही पूछे पूरे एग्जाम में, क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत है? डिफरेंशिएशन से आसान क्या है? dy/dx cos x का माइनस साइन x, और 5 तो ऐसे ही रहेगा, साइन x का cos x, दोबारा डिफरेंशिएशन, -5 ऐसे ही रहेगा, साइन x का cos x, cos x का होता है माइनस साइन x, तो साइन बदल जाएगा। अब माइनस अगर हम लोग ले लेते हैं कॉमन, क्योंकि हम लोग हैं बहुत समझदार, तो माइनस कॉमन लेने पर होगा फायदा ये कि यही चीज यहां पर दिखने लगेगा। माइनस को तो हम ऐसे ही नोट कर देंगे विथ रिस्पेक्ट, और इसकी जगह लिख देंगे y। तो इसका मतलब है कि पहला वाला ऑप्शन है सही। बहुत देर से पहला वाला ऑप्शन नहीं सही हो रहा था, पहला वाला ऑप्शन सही है 14 का, नोट इट। क्वेश्चन नंबर 15th क्वेश्चन है, एक मैट्रिक्स दिया है छोटा सा प्यारा सा मुन्ना सा 2 × 2 का, और कह रहा है कि एडजॉइंट पता लगाओ। अच्छा, कंफ्यूज भी कर रहा, कंफ्यूज कर दिया यहां डैश लगा के। अब एडजॉइंट निकालो और उसको करो ट्रांसपोज। क्यों ऐसा कहे? जब एडजॉइंट निकलता है तो खुद ही ट्रांसपोज होता है। एडजॉइंट निकालने का तरीका क्या है, आपने कैसे सीखा है? एडजॉइंट निकालने का मेथड होता है, पहले लगा दो साइन, प्लस माइनस माइनस प्लस, फिर इनको पलट के लिख दो ऐसे क्रॉस में, 7 वहां, 2 यहां, -11 यहां, और 5 यहां, ऐसे पलट के लिख दो ना यार। पहले लगाना है साइन, प्लस माइनस माइनस प्लस, फिर इनको पलट के लिख देना ऐसे क्रॉस में। और एडजॉइंट में डैश होता है भाई, बिना डैश किए काम कंप्लीट नहीं होगा। तो जब इसको ट्रांसपोज करोगे, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम बन जाएगी, और सेकंड रो बन जाएगी सेकंड कॉलम। ये तो हो गया एडजॉइंट ए। और अगर एडजॉइंट ए को भी ट्रांसपोज करना है तो फिर एक बार ट्रांसपोज कीजिए, यानी पहले रो को पहला कॉलम और दूसरे रो को दूसरा कॉलम। तो 7 - 5 11 2, सी ऑप्शन इज करेक्ट। जब हम एडजॉइंट फाइंड करते हैं तो हमें ट्रांसपोज तो करना ही है, ट्रांसपोज कर लेंगे तभी वो एडजॉइंट ए कहलाएगा। और ये जो हमने साइन लिख के पलटा पलटी मार दिया, उसका मतलब ये होता है कोफैक्टर। कोफैक्टर हमने लिखा है, ये सब आपको पढ़ाने में पढ़ाया गया होगा। और अब जो है ट्रांसपोज आप किए तो ये वाला ऑप्शन भी दे दिया जाएगा कहीं। देखिए यहाँ पर ये वाला ऑप्शन है, और कई बच्चे कंफ्यूज होके इसको लगा लेंगे। तो ये 15 क्वेश्चन हमने आपको आज तैयार कराया, फिर और क्वेश्चन तैयार कराएंगे। वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए नारायण सुमित क्लासेज को, और अपने दोस्तों में इसको शेयर कीजिए। टाइम मत देखिए कि टाइम ज़्यादा लगा, हम आपको समझा रहे हैं, तब जो उस समझाने के टाइम को अगर निकाल दिया जाए तो इतना टाइम नहीं लगेगा। 90 मिनट की तैयारी आपको पूरी कराएंगे,
और भी जो टेस्ट पेपर आएंगे वो भी सॉल्व कराएंगे। इसको इतना तैयार कीजिए, फिर अगली जो है वीडियो बनेगी, कुछ क्वेश्चन उसमें बताएंगे। ऐसे 3-4 वीडियो में आपकी तैयारी कराएंगे। जो जो सैंपल पेपर आते रहेंगे उनकी उनकी तैयारी कराते रहेंगे। ओके, तो अब ये वीडियो करते हैं क्लोज। सबको जो है थैंक यू फॉर वाचिंग, और खुश रहिए, खूब बढ़िया से मन लगा के पढ़िए। अगले क्लास में फिर मिलेंगे। गुड बाय।